जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। इस वीडियो में मिसलेनियस सीरीज का आज दूसरा दिन है और इसमें हम फिजिक्स का एक चैप्टर लाए हैं, जिस चैप्टर का नाम है नाभिकीय भौतिकी। पहले भी आप लोगों को मैंने बता चुका है कि एक मिसलेनियस सीरीज भी चलाएंगे जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा। साथ ही साथ उधर आपका पर्यावरण का चैप्टर चल ही रहा था, पर्यावरण और सतत विकास। पर्यावरण मैंने समाप्त किया था, उसमें सतत विकास मुझे बताना है। इसमें मिसलेनियस में मैंने बताया था तीनों एक एक दिन में हम तीनों का एक एक चैप्टर लाएंगे और वो वैसे चैप्टर होंगे तो जिस चैप्टर में बार बार हम और आप कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में। आज भी यहाँ जो मैं चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी, सभी को कंफ्यूजन होता है, सर इस बम में क्या होगा, नाभिकीय विखंडन होगा कि नियंत्रित विखंडन होगा कि अनियंत्रित विखंडन होगा। तमाम प्रकार का नियंत्रित, अनियंत्रित, संलयन, विखंडन, इस प्रकार का हम लोगों को क्या करता है, हमेशा हम लोगों को कंफ्यूज करवाता है एग्जाम में और अक्सर गलती होती है। पहले भी हम बता चुके हैं जो ये सीरीज मिसलेनियस का लाए हैं वो वैसे टॉपिक होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये एग्जाम में बार बार आता है। अभी भी मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कोई एक शिक्षक नहीं हूँ, बस मैं एक आपका साथी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किसी न किसी रूप में आपका मदद हो जाए। वैसे हम किसी भी सब्जेक्ट का कोई हम स्पेशल शिक्षक नहीं है, वैसे हम शिक्षक है ही नहीं, बस एज ए आपके साथी। आज के बाद याद रखिए, इस टॉपिक में कभी भी आपको अनियंत्रित नियंत्रित कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, ना तो विखंडन ना तो संलयन। बस इसे ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। आप लोगों के मन में हमेशा एक चीज़ रहता है कि सर लुसेंट पढ़ें, स्पीडी पढ़ें, क्राउन पढ़ें, क्या पढ़ें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है, आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा। ऐसा बात नहीं, मैंने इसे बनाया है, मैं उन्हीं सारी किताबों का मैं कंटेंट लेके आया हूँ, क्योंकि किताब पढ़ने की सीमित तो है नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रोफेसर नहीं बनना है, मुझे बस एक जॉब चाहिए। तो बस उतनी सारी चीज़ों को मुझे पढ़ना है जितना से मेरा काम हो जाए। बस उसी में से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है और जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो उसी का कलेक्ट, चाहे घटना चक्र हो, NCERT हो, चाहे लुसेंट हो। चलिए समय गवाए टॉपिक पे आते हैं। पहला हमारा क्या है, परमाणु बम। परमाणु बम है जिसे इंग्लिश में एटॉमिक बम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका नाभिकीय बम है। मैं एक शब्द समझाता हूं, अभी नियंत्रित और अनियंत्रित कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे जो बम दिख रहा है ना आपको, बम, आज के बाद याद रखिएगा कि कभी भी नियंत्रित और अनियंत्रित में आपको संदेह नहीं होगा। बोलेंगे कैसे, सुनिए मेरी बात को। जब हम लोग बम बनाते हैं, हम बनाए चाहे कोई और बनाए, तो इस उम्मीद और मकसद के साथ बनाते हैं ताकि हम अपने दुश्मन को टारगेट करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाएं। बोले जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षति कब पहुंचाएंगे, तभी पहुंचा सकते हैं जब ये बम को हम फेंके इस एरिया में और ये अनकंट्रोल होके काम करे, अनियंत्रण होके काम करे। अनियंत्रित होकर काम करेगा तभी तो ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये प्रभावित करेगा। यदि ये कंट्रोल होकर काम करेगा, नियंत्रित होकर काम करेगा, तो आप जहाँ पे गिराएंगे वहीं पे थोड़ा सा काम करेगा। तो इसको जहाँ पे गिराए उससे भी ज़्यादा बड़े एरिया को भी ये प्रभावित करे, ये तभी कर सकता है जब इसमें अनियंत्रित अनकंट्रोल रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, अकंट्रोल रिएक्शन होगा। याद रहे, जब भी बम शब्द आए तो पहला आंख मूंद के सोच लेना है कि इसमें अनकंट्रोल अनियंत्रित होगा, चाहे वो परमाणु बम हो, चाहे वो न्यूट्रॉन बम हो, चाहे वो हाइड्रोजन बम हो। अब देखिए यहाँ भी बम है, अब सिद्धांत में देख लीजिए यहाँ भी अनियंत्रित। हाइड्रोजन बम है, आप सिद्धांत में देख लीजिए अनियंत्रित। नियंत्रित और अनियंत्रित आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अनियंत्रित किसके साथ आएगा, हमेशा बम के साथ। फिर नियंत्रित भी आपको हम बताएंगे। बम जहां भी लगा रहेगा अनियंत्रित। ये परमाणु बम का खोज किसने किया, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। किसने किया, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर, USA का वैज्ञानिक। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अनियंत्रित। अभी जस्ट बताए बम है तो अनियंत्रित। नाभिक का विखंडन होता है, जब जहाँ पे आपका नियंत्रित भी होगा तो वहाँ भी नाभिक का ही विखंडन होगा या संलयन होगा। अनियंत्रित होगा वहाँ भी नाभिक का टूटना और जुड़ना होगा।
अब देखिए नाभिक क्या हो रहा है, इसमें विखंडन हो रहा है। कैसा? तो श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में, यानी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। विखंडन इसलिए हो रहा है, हम लोगों को सभी को पता है और हम लोग पढ़े भी हैं कि इसमें क्या होता है, विखंडन में एक बड़ा सा नाभिक टूटकर एक दो छोटे से नाभिक में क्या होता है, ये बिखर जाता है। दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक में ये क्या होता है, बिखरते जाता है। अब फिर इससे तीन ठो क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक में ये टूटता है। इस प्रकार ये टूटते जाता है, फिर इससे तीन, 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 इस प्रकार एक तरह से बढ़ता जाता है, चैन बना लेता है। क्या बना लेता है? चैन बना लेता है। इसे हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं। विखंडन को इंग्लिश में फीजन बोलते हैं, FISSION। ध्यान रहे, फीजन, नॉट फ्यूजन, फीजन बोलते हैं। ये चैन का मतलब और मैं समझाता हूँ। अभी पूरा गांव देहात क्या शहर में भी आप देखे होंगे, पैसा जोड़ने वाला सिस्टम हम लोग खेलते थे और अभी भी खेलता है बहुत सारा लोग, कि आप हमको कोई जोड़ा और हमको बोलता है कि आप दो व्यक्ति को जोड़िए, फिर उस दो व्यक्ति को जोड़िएगा तो आपको बेनिफिट होगा, हमको जो जोड़ा उसको भी बेनिफिट। फिर हम दोनों व्यक्ति को बोलते हैं भाई आप भी दो व्यक्ति को जोड़िए, और दूसरे व्यक्ति को भी बोलते हैं कि भाई आप भी दो व्यक्ति को जोड़िए। हम दो व्यक्ति को जो जोड़े, ये दोनों को बोले दो दो को जोड़िए, जोड़ दिया। फिर ये दोनों को जोड़ा तो ये दोनों कहता, फिर दोनों को जो, अब दो व्यक्ति जोड़ो तुमको भी फायदा होगा, इसको भी बोला। इस तरह ये चैन बनता जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी अभिक्रिया वैसी ही होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। शायद हमारी बात समझ पाए होंगे। विखंडन का परिभाषा भी होता है जब एक भारी नाभिक अर्थात एक बड़ा नाभिक जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे या हल्के नाभिक में टूटता है तो उसे ही हम लोग फीजन या विखंडन बोलते हैं। ध्यान रहे, विखंडन की परिभाषा समझ में आया होगा। जब संलयन आएगा तो वहाँ संलयन की परिभाषा बताएंगे। तो ये सिद्धांत क्या कौन सा हो गया? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। अब ईंधन, इसमें आखिर ईंधन कौन सा प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो ईंधन का प्रयोग होता है वो यूरेनियम होता है और प्लूटोनियम होता है। या तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं या तो प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। नीचे जो 92 लिखा हुआ है यूरेनियम का है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ये जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। ये प्लूटोनियम का सिंबल है, संकेत Pt। ये इसका हो गया प्लूटोनियम का परमाणु संख्या 94 और ये हो गया इसका एटॉमिक मास हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की। पहला परमाणु बम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? USA के द्वारा। हम लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 45 तक चला। 39 में स्टार्ट हुआ, 45 में समाप्त हुआ। उसी के दौरान जब समाप्ति के कगार पे था तो USA ने जापान का एक शहर हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया और ये पहला परमाणु बम का प्रयोग भी था। इसमें जो ईंधन प्रयोग किया गया था वो यूरेनियम 235 था। क्या था? यूरेनियम 235। और इस बम का नाम जो रखा गया था वो लिटिल बॉय रखा गया था। क्या रखा गया था? लिटिल बॉय रखा गया था। ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान का एक दूसरा शहर नागासाकी में फिर परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने कर दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें जो ईंधन प्रयोग किया गया वो प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया। इसमें जो बम का नाम रखा गया फैटमैन, यहाँ पे लिखे नहीं है, इसमें बम का नाम लिख लीजिएगा। फैटमैन। अब याद कैसे रखेंगे बम का नाम? आप देखिए यहाँ पे छोटका डेट छोटका बम लिटिल बम, बड़का डेट बड़का फैटमैन, बड़का बम। तो ये फैटमैन याद रखेंगे और इसमें ईंधन याद। सारे जो मैंने लिखाया है एग्जाम में पूछा जाता, आपसे पूछ लेगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराया, उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया गया? ये नागासाकी पे कौन सा ईंधन? तो ये। उसमें बम का नाम क्या था? ये। इसमें बम का नाम क्या था? ये। फिर जापान पूछ लेगा, उसका शहर पूछ लेगा। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेगा, सारा पूछा हुआ भी है। अब इसी के परिदृश्य में भारत का परमाणु के बारे में कुछ पढ़ते हैं। भारत भी परमाणु परीक्षण किए? बोले जी किए।
पहला जो परमाणु परीक्षण भारत किए वो 18 मई 1974 को किए। स्थान था पोखरण, और ये पोखरण जो जगह है हमारे भारत का राजस्थान का जगह है। इसमें जो बम का नाम रखा गया वो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया, हिंदी में बुद्ध की मुस्कान। क्या रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1974 में 18 मई को उस दिन बुद्ध पूर्णिमा की दिन थी, जिसके वजह से इस बम का भी कोड कर दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इसमें जो ईंधन प्रयोग किया गया वो प्लूटोनियम 239, ये एटॉमिक नंबर उसका 94 है। याद रहे उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे परमाणु ऊर्जा आयोग का ही अध्यक्ष थे होमी सेठना। कौन थे? होमी सेठना। ये थोड़ा याद रखिए। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति बीबी गिरी। अब बोलेंगे सर इतना क्यों बताएं? मेरा पढ़ाने का मकसद हमेशा ये रहेगा कि मैं आपको इसके साथ साथ मैं करंट को भी शामिल करूँ। वो कैसे शामिल करूँ आप ये समझिए। सिर्फ मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ये आपको तरीका भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक बड़ी चीज़ को, पढ़ाई को जो हम लोग पूरा एकदम भाष समझते हैं उसको आज के बाद नहीं समझना है। वो अब धीरे धीरे जब वीडियो देखेंगे पढ़ेंगे लगेगा यार एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा जाए तो पढ़ना भी एक बहुत आसान चीज़ है। अब ऐसा इसलिए क्यों हाल फिलहाल में भी 18 मई 2024 को 50वां साल इसका मनाया गया। क्योंकि आप देख लीजिए 18 मई 1974 और 50 आप जोड़ेंगे तो अब देख लीजिए 50 जोड़ेंगे तो ये 24 आएगा। तो ये मनाया गया। जो मनाया गया तो जाहिर सी बात है ये चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है तो एग्जाम में जो चर्चा का विषय होता है वो पूछता है, या तो आपसे करंट से पूछ ले या करंट के साथ उसका स्टैटिक पूछ ले। अब ये प्रधानमंत्री वगैरह पूछ लेगा तो वो एक पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनेगा कि ना? जी बिल्कुल। इसलिए याद रखना है कि मान लीजिए अभी ये चर्चा का विषय बना है, 50वां साल इसका पूरा है, 50वां वर्षगांठ मनाया है, तो पूछ लेगा उस समय जब किया गया था तो बताइए प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, या उस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे, उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रकार का आप करंट से भी कोरिलेट करके जोड़ सकते हैं। यही पढ़ने का एक बेहतर तरीका होता है। और जब इस तरह से आप संयोजित ढंग से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी और फिर लगेगा यार पढ़ना एक बहुत ही आसान चीज़ है और एग्जाम में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट लेंगे वो सही क्वेश्चन भी होगा। दूसरा जो परमाणु परीक्षण भारत किया वो 11 मई को किया, 11 मई 1998 को किया। इसमें 3 बम का परीक्षण किया गया और ठीक 2 दिन के बाद 13 मई 1998 को किया। इसमें 2 बम का किया गया। कुल मिला के 5 बमों का परीक्षण किया गया और इस बम का कोड दिया गया ऑपरेशन शक्ति 98। याद रहे एग्जाम में आता है कि दूसरा बार 13 और 11 मई को जो परमाणु बम ने भारत परीक्षण किया था उसका क्या नाम था? तो ऑपरेशन शक्ति 98 या ऑपरेशन शक्ति। ये भी स्थान पोखरण ही था, राजस्थान का जगह है। ईंधन जो प्रयोग किया गया यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO जिस तरह यहाँ नेतृत्व होमी सेठन कर रहे थे, यहाँ पे नेतृत्व हमारे APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कर रहे थे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ही थे। इसी 11 मई के वजह से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को ही मनाया जाता है। देखिए कैसे चीज़ों को हम कोरिलेट करके पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह आपको भी कोरिलेट करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। जिस दिन ये जोड़ने के लिए आ गया उस दिन धीरे धीरे जो आपको टफ लग रहा है वो आसान लगने लगेगा और पढ़ने में इतना ही बेहद रुचि इंटरेस्ट आएगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दिवस भी क्लियर हो रहा है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब? 11 मई को। यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। मैंने परमाणु बम शुरू किया था और उसके ही परिदृश्य में, उसके ही आलोक में मैंने भारत का भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिक भी बन रहा है, करंट भी बन रहा है, चीज़ें भी समझ में आ रही है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन बम। जैसे बम आया तो कौन सी अभिक्रिया अनियंत्रित होगी। तो यहाँ सिद्धांत में देख लेना अनियंत्रित, इसमें भी नाभिक का विखंडन होता है। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। एग्जाम में इतना लंबा नहीं देगा, आपको देगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ऐसे करके दे देगा। खोज किसने किया? तो इसका खोज सैमुअल कोहेन ने किया। ईंधन इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही प्रयोग किया जाता है।
अब है तीसरा हाइड्रोजन बम, जिसे हाइड्रोजन इंग्लिश में हाइड्रोजन बम या एच बम भी बोलते हैं, या इसी का अन्य नाम है थर्मोन्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। हाइड्रोजन बम को एच बम, ऐसे हाइड्रोजन, या थर्मोन्यूक्लियर बम बोलते हैं। इसका खोज किसने किया? तो एडवर्ड टेलर साहब ने किए। इसमें ईंधन क्या प्रयोग करते हैं? इसमें जो ईंधन प्रयोग करते हैं वो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का क्या होता है? संयोजन होता है, या यूरेनियम या प्लूटोनियम का संयोजन होता है। सिद्धांत इसमें देखते हैं। जब बम है तो अनियंत्रित पहला शब्द आएगा, ध्यान रहे। नाभिक, दोनों में नाभिक आएगा, चाहे कोई भी बम हो नाभिक आएगा, या तो नाभिक टूटेगा या तो जुड़ेगा। अब यहाँ वर्ड आया संलयन। मैंने वहाँ क्या पढ़ाया आपको? विखंडन, जिसे इंग्लिश में फ्यूजन, इसको इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। संलयन की परिभाषा होता है जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो एक भारी या बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस दौरान भी एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा का विमोचन होता है जो क्षति पहुंचाता है। जिस प्रकार यहाँ पे एक बड़े नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे या हल्के नाभिक में बिखर गया, उस दौरान, टूटने के दौरान भी ऊर्जा का विमोचन होता है, वही तो क्षति पहुंचाता है। यहाँ भी संलयन होता है तो भी यहाँ ऊर्जा का विमोचन होता है और क्षति पहुंचाता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे नाभ के संलयन, या नाभ के संलयन नहीं देके आपको संयोजन दे देगा, याद रहे। संलयन का या संयोजन का मतलब होता है जुटना। तो ये कौन कौन जुड़ता है? तो ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जुड़कर आपस में क्या करता है? एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। पढ़े होंगे सूर्यजार में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, हाइड्रोजन आपस में, दो हाइड्रोजन आपस में जुड़कर एक हीलियम का निर्माण करता है। वही तो हाइड्रोजन का ये समस्थानिक आइसोटोप है। ड्यूटेरियम ट्राइटियम आपस में जुटेगा, हीलियम का निर्माण। ये यूरेनियम प्लूटोनियम को आपस में जोड़ेगा, एक अलग प्रकार की ऊर्जा का विमोचन होगा। तो किस प्रकार का यहाँ इसका किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे। ध्यान रहे, हाइड्रोजन बम, कौन बम? हाइड्रोजन बम। इसे भी याद रखना, आपको बताएंगे अभी ठीक नीचे वाले से। अच्छा, इसका भी परीक्षण किया गया। प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के ही द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1952 में किया गया। जिस स्थान पे किया गया वो स्थान का नाम था मार्शल द्वीप, जो प्रशांत महासागर का एक स्थान है। कोई भी बम हो, सभी बम में दाब और ताप हमेशा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये भी ध्यान रहे, हो सके एग्जाम में पूछ ले। अन्य नाम बता ही दिए, थर्मोन्यूक्लियर। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं सूर्य और तारे में कैसे हमेशा उसको ऊर्जा मिलती रहती है और हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करते रहती है, प्रकाश देते रहती है। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है ठीक वैसा ही है जो हाइड्रोजन बम है। इसमें भी अब ये बताइए, सूर्य जो ऊर्जा मुझे दे रही है, यदि इसमें कंट्रोल होता तो एक नियंत्रित अभिक्रिया होती तो एक समय के बाद ये बुझ जाता, पूरी दुनिया ही अंधकारमय हो जाती कि नहीं? बोले बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कर रहा है। इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि इसमें नियंत्रित अभिक्रिया नहीं होती होगी, चाहे वो संलयन हो चाहे विखंडन हो। कैसी अभिक्रिया होती होगी? अनियंत्रित होती होगी, अनकंट्रोल होता होगा। तो पहला तो शब्द आया अनकंट्रोल, अनियंत्रित। नाभिक का ही नियंत्रित, अनियंत्रित या नियंत्रित। तो नाभिक का इसमें क्या होता है? संलयन होता है। ध्यान रहे, क्योंकि हम लोगों को पता है सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना है। हाइड्रोजन हमेशा आपस में संलयित होते रहते हैं, जुटते रहते हैं और हीलियम का निर्माण करते रहते हैं। उससे ऊर्जा निकलते रहती है, हम लोगों को मिलते रहता है, जिसके कारण हम लोग अंधेरे में नहीं रहते हैं। सूर्य हमेशा, तो सूर्य में भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन या संयोजन अभिक्रिया है। सूर्य से याद रखना है हाइड्रोजन बम का, क्योंकि सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से बना है। इसका मतलब सूर्य में जो अभिक्रिया होगी वही हमारा हाइड्रोजन बम में होगा। लेकिन बम है तो वहाँ भी अनकंट्रोल, यहाँ भी निरंतर ऊर्जा दे रही तो यहाँ भी अनकंट्रोल। फर्क ये है कि परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु न्यूट्रॉन बम में विखंडन होता है, इसमें क्या होता है? संलयन होता है। किसका संलयन? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम में सब आया हुआ है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, तो बोलेगा अनियंत्रित या नाभिकीय संलयन या संयोजन अभिक्रिया देगा, या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। फिर उसी प्रकार
पूछ लेता है तारे या सितारे, दोनों एक ही वर्ड है, ध्यान रहे, तारे या सितारे में ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये भी कंटिन्यू देखते हैं प्रकाश देते रहता है, तो इसमें भी अनकंट्रोल अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो इसके बाद भी ब्रह्मांड का ये सब जो दिखते हैं छोटे छोटे, वो भी हमारे तारे। तो सभी तारे में कैसा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के साथ साथ एक और एग्जाम में आता है, वो है गुरुत्वीय संकुचन, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कोलैप्स। एग्जाम में एक और आता है गुरुत्वीय खिंचाव आएगा, ध्यान रहे, खिंचाव और यहाँ पे संकुचन दोनों को एक नहीं समझेंगे। खिंचाव का मतलब विखंडन ही होता है, ठीक ना, खिंचाव का मतलब विखंडन, लेकिन संकुचन का मतलब क्या होता है, कोलैप्स करना, यानी कि दो बड़े बड़े मिलके छोटे में बढ़ना। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रहे, गुरुत्वीय संकुचन। ये गुरुत्वीय संकुचन ये सूर्य के साथ भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। सूर्य का तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया, यानी सूर्य या तारों में, यहाँ लिख लीजिए, सूर्य या तारों में ऊर्जा का उत्पादन, अर्थात सूर्य या तारों में जो नाभिकीय संलयन होता है उसका जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया, तो एच ए बैथे ने दिया। किसने दिया? एच ए बैथे। किसने दिया? एच ए बैथे ने दिए। तो एच ए बैथे ने क्या दिया, तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का विमोचन होते रहता है, कंटिन्यू ऊर्जा देते रहती है, अर्थात उसमें जो नाभिकीय संलयन होता है वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एच ए बैथे ने। फिर इसे भी याद रखिएगा, प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया, तो जीटी सीबॉर्ग ने किया। किसने किया? जीटी सीबॉर्ग ने किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कभी भी आप बम में कैसे ऊर्जा का विमोचन होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, सूर्य कैसे हम लोगों को निरंतर प्रकाश या ऊर्जा देते रहती है, तारे से कैसे मिलते रहता है, तारे कैसे ऊर्जा विमोचित करते रहते हैं, सारे सवालों का जवाब शायद आपको यहाँ मिल गया होगा, शायद आप समझ भी पाए होंगे। इसे आप लिख के या बार बार आप देखिएगा एग्जाम में।